राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म। मानहानि केस में सजा मिलने के बाद गई संसद सदस्यता। राहुल की सदस्यता जाने पर गरमाई सियासत। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, राहुल का पहला बयान। सीएम गहलोत बोले, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। जिस प्रकार का भय का माहौल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार का हिंसा का माहौल बन गया है, ऊपर से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। सुखजिंदर रंधावा ने कहा, बंद किया जा रहा है मुंह। पैसा लूटने वालों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उनकी सदस्यता खत्म की जा रही है। बीजेपी नेता बोले, अनर्गल टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, कोई भी कानून के ऊपर नहीं। आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस के पास क्या है विकल्प? चुनावों में कैसे देंगे चुनौती? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, पूर्व सांसद हो गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। राहुल की मेंबरशिप जाने पर अब सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने कहा है, लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया, आगे भी उसके ऐसे ही कार्यक्रम है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर तो है नहीं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के आगे विकल्प क्या है, और सवाल यह भी कि सियासत में गैर जिम्मेदाराना बयान क्या अब बंद होंगे? पहले देखते हैं प्राइम डिबेट के आज के महत्वपूर्ण प्राइम सवाल, उसके बाद मेहमानों का स्वागत करते हुए उनसे चर्चा शुरू करेंगे। पहला और महत्वपूर्ण सवाल यह कि कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों? क्योंकि आज जब मेंबरशिप गई है, क्योंकि कल फैसला आया था 2 साल की सजा के ऐलान का, और अब आज उनकी मेंबरशिप चली गई है, तो फिर कोर्ट के फैसले पर जो हाय तौबा मची हुई है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर सवाल क्यों? दूसरा सवाल, अब कांग्रेस के पास विकल्प क्या हैं? न सिर्फ कांग्रेस के पास बल्कि राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है? कैसे राहुल गांधी कानून का, अदालत का सहारा लेकर इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं? और कांग्रेस आगे की लड़ाई, क्योंकि बहुत बड़ी है, आगे जो राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, न सिर्फ राहुल गांधी के मसले पर बल्कि जो आगामी लोकतंत्र के पर्व आने वाले हैं, चुनाव चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के, उनमें क्या विकल्प है, कैसे तैयारी हुआ? तीसरा सवाल, सियासत में गैर जिम्मेदाराना बयान क्या बंद होंगे? इन्हीं पर आज प्राइम डिबेट का फोकस रहेगा, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तीनों का स्वागत करते हैं। रामलाल शर्मा बीजेपी के विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत रामलाल जी आपका। राम नारायण मीणा जी हैं कांग्रेस के विधायक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सीधा सवाल राम नारायण मीणा जी आपसे, देश की एक अदालत जिस पे हर हिंदुस्तानी भरोसा करता है, यकीन करता है, उसने 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया, और उसी सजा के ऐलान के आधार पर जो देश के लोकतंत्र के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, उसमें से कार्यपालिका यानी लोकसभा के सचिवालय ने आधार बनाते नोटिफिकेशन जारी किया कि अब आप पूर्व सांसद हो गए, आपकी सदस्यता जाती है। तो इतना हो हंगामा क्यों? परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन सवाल आप क्यों कर रहे हैं? आपको दिक्कत क्या है? देखिए सिंह साहब, प्रश्न दिक्कत का नहीं है, इसमें बड़े वो है, पहले वाली जुडिशरी रही नहीं रही। एक तो ये जिससे प्रॉफिट के पदे रिटायरमेंट के बाद दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से रात के 12 बजे जजेस के ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बड़ा विचारणीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, जुडिशरी पे मतलब भरोसा नहीं है कांग्रेस को? कांग्रेस का सवाल नहीं है, सवाल है देश के माहौल में क्या हो रहा है। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि इसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की है।
ठीक है। किसी में भी मैक्सिमम सजा हमें 325 में जिस प्रकार से 7 साल की सजा आज दिन तक किसी को दी, इतिहास में नहीं दी। इसमें 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा दी है, तो जज तो बहुत ईमानदार है ना, उनको पर शक नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन ये मुद्दा जो है ये देशवासियों को कचोट रहा है। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है, ये इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ था आपको पता है, जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, देश का माहौल खराब किया गया। आज राहुल गांधी के साथ भी, राहुल गांधी देखिए नहीं, वो क्यों किया गया था? अगर इतिहास की बात करें, इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद ये हुआ था, और इमरजेंसी लगाने के बाद फिर जनता ने क्या फैसला दिया था, ये भी सभी जानते हैं। इतिहास में अगर हम ना जाएं, इसी आज के मुद्दे पर फोकस रहें, तो मैं ये जानना चाहूंगा, रामनारायण मीणा जी, आपने कह दिया कि देश की अदालत क्या कर रही है, तो फिर अब आप ये बताइए, अगर आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो फिर क्या इसका मतलब तो यह हुआ कि अब आगे चुनौती नहीं देंगे इस फैसले को? अदालत ने, जो निचली अदालत ने फैसला दिया है, अब इसको चुनौती नहीं दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि विश्वास तो है नहीं। ये केवल, आप तो एक बात बताइए, यदि देश रेल की पट्टियां बेचने वाले को, पूंजीपतियों के पास सारी संपत्ति जाने वाले को, देश की सीमाएं असुरक्षित रहने वाले को, अब पुरानी बातों को नहीं बता, बेरोजगारी बढ़ाने वाले को चोर कहेंगे, साहूकार कहेंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा? प्रजातांत्रिक तरीके की भाषा बोली है, और उसको उस सिलसिले में नहीं जाता मैं। मीणा जी, एक मिनट, क्योंकि मैं आपका उदाहरण दूंगा तो पता नहीं आप मेरे ऊपर केस कर दें। मैं चलो अपना ही उदाहरण लेता हूं। आपने शुरुआत में सिंह साहब कहकर संबोधित किया। अगर मैं कोई चीज कहूं कि देश में जितने भी सिंह हैं वो सब चोर हैं, तो बताइए क्या सही होगा? और अगर मैं ये कहूं कि कुछ सिंह हैं, ज्यादा सिंह नहीं, जो गलत काम करते हैं, कुछ सिंह जरूर हैं जो गड़बड़ करते हैं, इसमें सर फर्क होता है। अगर आप राजनेता हैं, अगर आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, अगर एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के आप अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपको नहीं पता कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? नहीं, देखिए, मैं आपको साफ अर्ज कर रहा हूं कि रेल की पट्टियां बेचने वाले को, देश को कमजोर करने वाले को क्या कहोगे? चोर कहोगे, साहूकार कहोगे? ये राजनीतिक भाषा है। इस प्रधानमंत्री को हटाओ, इस मुख्यमंत्री को हटाओ, प्रदेश को बचाओ, ये कौन सा हो गया? मोदी हटाओ, साहूकार होता तो अपने आप को चौकीदार नहीं बताता, चौकीदार बताता तो देश की रक्षा करता। तो जो नहीं, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि सभी चौकीदार चोर हैं। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था। नहीं, चौकीदार नहीं, सभी चौकीदार है। ये चौकीदार चोर है, आप उसको दोबारा उठा के देख लीजिएगा। अच्छा, लेकिन प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि 2 साल की सजा मैक्सिमम होना और उसी पे सजा दे देना 2 साल की, ठीक है, ये बड़ी चिंताजनक बात है। और ये अदालत का चेहरा इसी से साफ हो जाता है। विश्वास है, विश्वास की बात आप इसी में ढूंढ लीजिएगा, आपको बिल्कुल आपका अपना मत है। रामलाल शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये भी आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी जो देश के असल मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार, उनसे ध्यान भटकाने के लिए और भारत जोड़ो यात्रा से आप घबरा गए, इस वजह से इस तरह के मामलों को आगे लाया जा रहा है। चाहे राहुल गांधी विदेश में कुछ बोल रहे हैं या फिर जो अदालत में, ये तो अदालत का मामला है, इसमें तो हम कोई भी कुछ नहीं कह सकता, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन गैर जरूरी मुद्दों को बीजेपी सामने ला रही है, जरूरी मुद्दों को पीछे करने के लिए। रविंदर जी, मेरी बात पूरी धैर्यतापूर्वक आप सुनना, मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूं। बोलिए। देखिए, देश के अंदर हो क्या रहा है? इस देश के अंदर हो ये रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी को इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर परिणाम इनके अनुकूल नहीं आते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते नहीं रुकते। अगर कोर्ट के फैसले इनके अनुकूल नहीं आते हैं तो ये न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। एक भी संस्था ऐसी नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाने का काम नहीं किया। जब फैसले इनके अनुकूल आते हैं, हिमाचल में इनकी सरकार बनती है, तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब इनकी सरकार दूसरे राज्यों के अंदर जाती हुई दिखती है तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे डिबेट कर रहे हैं क्या? तो ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है, नंबर 1। अब आप दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, किसने कहा था कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करो? किसने कहा था कि तमाम देश के बाशिंदों के लिए कहो कि सारे के सारे मोदी चोर क्यों है? किसने कहा था? ये तो आपने ही कहा था, अपने सुरमुख से कहा। देश के प्रधानमंत्री के लिए और तमाम ऐसे जिनका नाम मोदी है उनको चोर बताना, मेरे ख्याल से एक सभ्य समाज में कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। अब जब न्यायालय का फैसला आ चुका है
तो आपके पास प्रक्रिया है ना, कानून है ना, न्यायालय है ना, उसके दौरान आप अपनी प्रक्रिया शुरू करें। बजाय इसको मुद्दा बनाने के आप अपनी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर जाइए और अपनी रिलीफ लीजिए। बिल्कुल। और अभिनव शर्मा साहब भी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, मैं जरा पहले अभिनव जी से एक कानूनी पहलू समझ लेता हूं, फिर राजनीतिक पक्ष जानने के लिए आपका रुख करूंगा। अभिनव शर्मा जी, अदालत ने सजा सुनाई मानहानि का मामला, जिसमें अधिकतम सजा का 2 साल का प्रावधान, वो 2 साल की सजा ही सुनाई गई। फिर उसके बाद आज लोकसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया कि अगर जो प्रावधान है, जो 2013 में यूपीए की सरकार के वक्त में ऑर्डिनेंस लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, कानून बना था, जिसमें कहा गया कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि, विधायक हो वो सांसद हो, अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो फिर उसकी ऑटोमेटिकली सदस्यता चली जाएगी। 6 साल तक वो मेंबर नहीं बन पाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसका मतलब यह कि 2 साल की जब सजा होगी वो, और 6 साल उसके बाद वो नहीं लड़ पाएगा चुनाव, कुल मिलाकर 8 साल। ये मैं अपने लिहाज से समझाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा आपसे भी समझना चाहूंगा। आज की तारीख में, अभी की स्थिति में राहुल गांधी के पास क्या विकल्प हैं कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर? देखिए, उनके पास केवल एक और एक ही विकल्प उपलब्ध है इस समय में, वो है कि वो इस आदेश के विरुद्ध अपील करें, और जो क्रिमिनल कौन सी अदालत में पेश करेंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में या पहले निचली अदालत में? जहां से आदेश आया है उससे आगे सेशन कोर्ट में कर सकते हैं, जिला अदालत के बाद। वो कुछ विशिष्ट प्रकार के वकीलों को एक विशेष बीमारी लगी हुई है आजकल, जिसमें सीधे ही सुप्रीम कोर्ट ले जाकर टांग देने का काम किया जाता है। या यूं समझिए कि शायद वो संभवतः ऐसे जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके अच्छे कारसेवक हैं, जो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से बाहर ही रहें। यदि कोई राहुल गांधी के शुभचिंतक वकील होंगे तो वो उनको इस प्रकार की ब्रीफ्ड राय नहीं देंगे। इसकी अपील जो है वो हाईकोर्ट में होती है, और हाईकोर्ट के अंदर ही इसकी अपील सुनी जाएगी। और उसके बाद में अगर यदि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यूजुअली हो जाता है, जो मैं समझता हूं इस प्रकरण में भी होगा, और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थोड़ा इसको थोड़ा आम आदमी की भाषा में समझाइए, जो आपने आम आदमी की भाषा में अगर आप समझना चाहें तो ये समझिए कि कोई भी आदेश जब होता है तो कोर्ट उसके गुणावगुण पर चिंतन करने से पूर्व जब उस याचिका को स्वीकार करता है कि हाँ हम इस प्रकरण की सुनवाई करेंगे, 2 अफसर होते हैं कोर्ट के सामने। या तो न्यायालय ये कह दे कि नहीं भैया आपने जो कहा मोदी चोर है, और अगर ऐसा लगता है कि आपने जो कहा वो प्राइमा फेसाई डिफेमेटरी था, हमको इस आदेश में कोई त्रुटि नजर नहीं आती, तो हाईकोर्ट राहुल गांधी की अपील को वहीं पे खारिज कर सकते हैं, और उस स्टेज के अंदर उनके खिलाफ हुआ कन्विक्शन जारी रहेगा, और उनकी सस्पेंशन जो है, जो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो चुका है, वो बदस्तूर जारी रहेगा, जिसकी संभावना बहुत बहुत कम नजर आती है। क्योंकि अधिकांश 99.99% केसेस में चूंकि वो अपील है, और अपील एक अधिकार के तौर पर होती है किसी भी आपराधिक प्रकरण के अंदर, उसमें उस अपील की सुनवाई होगी। तो अगर उस अपील की सुनवाई होती है तो उसमें एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का प्रावधान होता है, जिसमें एसओएस जिसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात होती है। तो न्यायालय जो सजा है उसको सस्पेंड करता है। यहां पर एक मिथ्या धारणा ये बना दी जा रही है कांग्रेस पार्टी के उन तमाम विद्वानों द्वारा कि जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय ने ही अपने आदेश को सस्पेंड कर दिया हो। ऐसा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार की कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। न्यायालय ने उनको सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद उन्होंने उनको जमानत पर रिहा किया है। अदरवाइज जब वो कोर्ट के सामने थे तो कोर्ट उन्हें पकड़ के 2 साल के लिए जेल की प्रावधान की सजा भुगतने के लिए जेल भेज सकता था। तो कोर्ट ने उनको जेल न भेज करके उन्हें जमानत पर रिहा किया है कि आप जाएं और आप 3 महीने में अपील ले लें। इस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही उनको उन्होंने समय दिया है। तो ये जो जमानत मिली है इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि कोर्ट की सजा जो है वो सस्पेंड हो गई है। और चूंकि सजा सस्पेंड नहीं है और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के 2013 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दे दी कि धारा सब क्लॉज 4 जो है 8 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसमें ये कहा था कि 3 महीने का समय होता है। तो उन्होंने कहा संसद को इस प्रकार का कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है कि आप जब एक बार सजा याफ्ता हो जाएं और आप मुलजिम से अपराधी हो जाएं, सजा युक्त अपराधी हो जाएं और आपको सजा भुगतनी है तो आपको सिर्फ सजा ही भुगतनी है। आप किसी भी प्रकार से लेजिस्लेटर का काम नहीं कर सकते और आपको सदन की कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए राह आसान नहीं है। कानूनी पेचीदगियों के मद्देनजर या कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर राह आसान नहीं है। हाल फिलहाल तो उन्होंने सजा भुगत ली है। जो उन्होंने किया है उसका दुष्परिणाम उनको मिला है। ये एक न केवल राहुल गांधी की बात है, ये जिस प्रकार की राजनीति चल रही है देश के अंदर उसमें जबान के लड़खड़ाने का परिणाम है
कि आपको संभल के साथ जमात को संभाल करके बोलना होगा। किसी भी नेता के ऊपर चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, आप अपनी जबान को कलुषित रूप से इस्तेमाल करेंगे। इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा, लेकिन पहले एक चीज और जो रुकी हुई है उस पर जिक्र करना चाहूंगा। मिथिलेश जैमिनी जी, जरा आप समझाएंगे तो और वजन आएगा इस बात पर। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत क्या ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि किसी माननीय विधानसभा या लोकसभा या संसद के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता गई है, उनको हाथ धोना पड़ा है, गंवानी पड़ी है अपनी सदस्यता? इससे पहले भी कुछ हो चुका है क्या? और दूसरा सवाल इसी में एक सप्लीमेंट क्वेश्चन ये कि अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचता है? क्या कांग्रेस को जनता की सहानुभूति मिलेगी या फिर कांग्रेस की जो बात लगातार बीजेपी की आज एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया कि भाई इन्हीं की सरकार में कानून बना, अदालत ने फैसला दिया, उसी के प्रावधानों के हिसाब से सजा मिली, तो फिर इनको दिक्कत और आपत्ति क्यों है? ये जानना चाहेंगे दोनों ही लिहाज से कि इससे पहले सजा किसको मिली अगर मिली, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए क्या विकल्प? देखिए, इससे पहले इंडिया में कई जगह हो गए हैं, जैसे आजम खान का मामला था, उनके बेटे का मामला है, रशीद मुझा का मामला है, कुलदीप सेंगर का मामला है, कईयों के साथ हो चुका है। लालू प्रसाद पहला यादव मामला तो है नहीं। हाँ, लालू प्रसाद यादव, ये कई मामले हो चुके हैं, इसलिए ऐसा तो है नहीं, पहली तो नहीं बार हुआ। अब सब पहली बार तो नहीं है, इसलिए इसको इतना इसको हाईअप नहीं करना चाहिए कांग्रेस को, इसको कानूनी राह में चलाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जाको प्रभु दुख दारुण देई, बाकी मती पहले हर ली। आपको याद होगा मनमोहन सिंह के हाथ से एक बिल लेके फाड़ा था राहुल गांधी ने। उस बिल में इसको सस्पेंशन करने जा रहे थे, ये 151 वाले मामले को रोकने के लिए बिल ला रहे थे, उसी बिल को राहुल गांधी ने फाड़ा था। आज देखिए वही बिल उनके लिए संकट का कारण बना हुआ है। और अभी तो 3-4 मामले उनके और पेंडिंग है जो संघ पर उन्होंने भाषा बोली है। तो आपको भाषा तो सुधारनी पड़ेगी, राजनीति लंबी करनी है। तो 3 के मामले और पेंडिंग है उनके खिलाफ जो उन्होंने बोले हैं बयान। तो किसी भी तरीके से अब वो गुजराती को वो कोर्ट में है, गुजराती भाषा में है, सूरत से आएंगे। जो अभी अभिनव जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि जो बीजेपी कह रही है कि उनकी सजा को सस्पेंशन कर दिया, वो सजा को सस्पेंशन नहीं किया है, उनको जमानत दी है, वो दोषी हो चुके हैं। इसलिए कांग्रेस ये जो राग अलाप रही है ये ठीक नहीं है। अब बीजेपी इसमें क्या सियासत कर रही है? बीजेपी ने फटाफट जो आज आदेश जारी किया है, चुनाव आयोग को भी कॉपी भेज दी है, उनका घर खाली कराने के लिए भी कह दिया है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनके पास घर नहीं है। तो ये जो सियासत चल रही है, और इंदिरा गांधी से जो जोड़ रहे हैं, इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी थी और उन्होंने जो किया उनको भी आपको पता है जनता ने रिजेक्शन कर दिया। अब तमाम जो राजनेता हैं जो केवल जुबानी जमा खर्च करके राजनीति में अपनी जड़ें जमाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आप ऐसी भाषा नहीं बोले कि जब आपने बोला था जया उसके लिए कि ऐसे सड़कें बना देंगे जैसे उनके गाल हैं, कई ऐसी भाषाएं बोली है। वो तमाम नेताओं को अब समझना पड़ेगा कि हम ऐसी भाषा नहीं बोले और किसी की भी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं करें। ये बदलाव भारत है, ये आज डिजिटल युग है और सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में आप जो भी बोले, अब राहुल गांधी के पास विकल्प बहुत कम है। और जो जनता के साथ जो कांग्रेस के रामनारायण जी जो बहुत सीनियर एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि जनता खड़ी हो जाएगी, जनता खड़ी नहीं हो रही है। कांग्रेस के साथ केवल कप्तान रह गए। मैं मिथिलेश जैमिनी जी यही जानना चाह रहा हूं, जनता के बीच क्या मैसेज गया है? जनता के बीच कल सजा मिलने और आज सदस्यता जाने के बाद क्या मैसेज जा रहा है, क्या चर्चा हो रही है? देखिए, पब्लिक में जो भी होता है, पब्लिक में एक इमेज क्रिएट होती है। आपने मोदी जी पे, केजरीवाल इंटेलिजेंट मानता हूं पॉलिटिकली कि उन्होंने मोदी जी पे सीधा हमला बंद कर दिया। आप जिस व्यक्ति का हीरोइज्म, भारत हीरोइज्म में जीता है, कभी राम के दीवाने थे, कभी कृष्ण के दीवाने हैं, तो आज कभी इंदिरा जी का युग था, आज मोदी का युग है। तो आप जिस व्यक्ति पर अटैक कर रहे हो उसकी पीछे एक पब्लिक वेव चल रही है, तो पब्लिक का यह सीधा है कि आप उस व्यक्ति पर आंच नहीं ला सकते। आपने तमाम भारत जोड़ो यात्रा की, तमाम यात्राएं की, तो आज तो पूरा हिंदुस्तान जाम हो जाना चाहिए था। जी, मैं रामनारायण मीणा साहब से एक सवाल लूंगा। रामनारायण मीणा जी, अब ये बताइए कि अब लड़ाई आप या कांग्रेस लड़ाई राहुल गांधी जी के लिए लड़ेगी या 2023 और 24 के आप किले को फतेह करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे? ये तो 3 स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। नहीं, ये लड़ाई तो 24-25 का किला फतेह करने के लिए लड़ी जाएगी, लेकिन ये जो अनजस्टिस हुआ है, जैसा मैंने कहा, मैक्सिमम सजा देना, हाथों हाथ इस तरह का होना हिंदुस्तान में, तो सब जाइए ना, अपील कीजिए ना। तो बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल वहां भी जाएंगे, आप चिंता मत करिए। मतलब भरोसा है, यानी अभी कानून की प्रक्रिया पर और अदालतों पर पूरा भरोसा है?
आखिर जाएंगे जी। और अपर कोर्ट भी नहीं करेगी तो जनता क्या उसका व्यूज लेती है? ये जनता के ऊपर प्रजातंत्र है देश में कोई तानाशाही तो नहीं है ना जी। लेकिन ये तानाशाही का रूप जो लेती जा रही है ये कांग्रेस ही नहीं पूरा देश जानता है। और इस बात को केजरीवाल जी ने भी कहा है, सभी ने कहा है, सारे विपक्षी दल भी जानते हैं इस बात को कि ये जो किया जा रहा है प्रजातंत्र को खत्म करने का हिंदुस्तान में, ये चिंताजनक है, चिंतनीय नहीं है, चिंताजनक है। रामलाल शर्मा जी, प्रजातंत्र खत्म हो रहा है क्या? खत्म हो रहा है। देखिए रविंद्र जी, अभी रामनारायण जी ने एक बात कही कि ये कैसा दौर आ गया, कैसा युग आ गया। इस समय रात को 12 बजे न्यायाधीशों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। रामनारायण जी, न्यायाधीशों के ट्रांसफर ही तो हो रहे हैं रात के 12 बजे। आपकी यूपीए सरकार के अंदर तो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए थे एक समुदाय विशेष की फांसी को टालने के लिए। पता है या नहीं है किस तरीके का लोकतंत्र, किस तरीके की संवैधानिक संस्थाएं आप चला रहे थे? बात इतनी सी है कि इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, सबकी इज्जत है और किसी की इज्जत ताड़-ताड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में रामनारायण मीणा जी, बिल्कुल मैं आखिर में एक सवाल लूंगा, एक आखिरी राउंड में आपसे सभी सवाल लूंगा। रामनारायण मीणा जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब सोच समझकर बोलना चाहिए राजनेताओं को? ये एक सबक मिलेगा राहुल गांधी के प्रकरण से। अब आगे क्या होगा वो तो अदालत का रुख करेंगे, आगे क्या कार्रवाई होती है या क्या राहत मिलती है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं सोच समझकर बोलने की जरूरत है? क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द से बड़ा घाव जो है ना, शस्त्र से बड़ा घाव जो है वो शब्द देते हैं। तो इस लिहाज से बहुत सोच समझकर जरूरत है बोलने की, खासतौर पर उन लोगों की जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार, जो लोगों के बीच जाते हैं, जिनकी पब्लिक लाइफ है। देखिए ये तो साफ है, हमारे गांव में कहावत है, दूध का चला छाछ फूंक के पीता है, क्योंकि उसका कलर ऐसा होता है। तो राजनेताओं के लिए राहुल जी का जो प्रकरण है वो एक उदाहरण बन चुका है और ये सभी के लिए उदाहरण बन चुका है। इसलिए वो स्थितियां तो बदलेगी, निश्चित तौर पे बदलेगी, बदलना भी चाहिए। लेकिन जो परिपाटी चलती आ रही थी, जिस प्रकार की बसर सब बोल रहे थे, प्रधानमंत्री को हटाओ, भगाओ, देश को बचाओ, ये जो परिपाटी थी बिल्कुल सही थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन गई उसमें सोच समझ के चलेंगे। रामलाल शर्मा जी, का संघर्ष सभी को। रामलाल शर्मा जी, आप ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहां पर जिक्र अगर करने बैठेंगे तो फिर लंबा चला जाएगा, वक्त भी ज्यादा नहीं है, कि सिर्फ कांग्रेस के ही किसी नेता ने बदजुबानी की हो, कुछ ऐसा बयान दिया हो जिसकी भावनाएं ठेस हुई हों। बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े दिग्गजों की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए जिनको ये कहा गया कि कहा हमने था, लेकिन फिर आगे जनता ने कहा। कई ऐसे बयान थे। तो यहां मीणा जी तो कह रहे हैं कि हम दूध के जले छाछ फूंक फूंक कर पिएंगे। आप ये बताइए कि आप दूध के जले हो या ना हो, लेकिन दूध और छाछ दोनों फूंक फूंक कर पिएंगे ना? पीना चाहिए अब राजनेताओं को आज की तारीख में? निश्चित रूप से रविंद्र जी, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे अन्य दलों के नेता हो, सब नेताओं को मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए, नंबर एक। दूसरे, अगर किसी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, गंभीर आरोप लगा रहे हो, तो प्रमाणों सहित लगाने चाहिए। प्रमाण आपके पास नहीं है, उसके बावजूद हवा के अंदर आप आरोप लगा रहे हो, तो परिणाम इसी तरीके से आएंगे। आपके पास अन्य प्लेटफॉर्म भी है, आपके पास प्रमाण है, तो अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अभिनव शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये फैसला एक नजीर बनेगा? क्योंकि जब भी किसी तरह के मामले जब सामने आते हैं तो अदालतों के पिछले फैसलों को नजीर मानकर फिर आगे उस पर राह ली जाती है। तो यह फैसला राहुल गांधी का प्रकरण क्या नजीर बनेगा आगे, और राजनेता बदजुबानी करने से, गलत बयानी करने से बचेंगे? रविंद्र जी, मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार की राजनीति के दौर में और भावावेश में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं इस वक्त सत्ता के खिलाफ, एक तरह से वो इस चीज से कोई सबक लेने वाले हैं। ये तो एक उनके लिए उदाहरण है कि एक आपके जो कप्तान हैं उनके साथ इस तरीके की घटना घटी है। लिली थॉमस का प्रकरण अपने आप में एक मील का पत्थर है। 2013 के अंदर जो फैसला आया वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। उसके बाद अब निश्चित तौर पर राहुल गांधी का जो नजीर आप जिसको बनने की कह रहे हैं, वो नजीर तो वो बन चुके हैं। बिल्कुल, वो अपने आप में आज पूरे देश के सामने एक अपने आप में ये प्रकरण नजीर है, ठीक है, कि आपकी एक बदजुबानी ने हिंदुस्तान के किसी राज्य के एक कोने में एक छोटे से मोदी को प्रभावित कर दिया। मिथिलेश जैमिनी साहब, 10 सेकंड का कमेंट चाहूंगा। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले को, इस प्रकरण को क्या आगे भी राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करेगी अपने अपने लिहाज से, अपने अपने पक्ष में?
10 सेकंड में। देखिए, जिस तरीके से 2023 में राजस्थान में चुनाव है, एमपी में चुनाव है, तो वो एक सिंपैथेटिक कार्ड खेलना चाहेंगे, भावनात्मक रूप से राहुल गांधी को इंदिरा गांधी के साथ पेश करना चाहेंगे। अब जनता कितनी जुड़ती है, क्योंकि मामला मोदी जी का है जी, ये एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस को। जो इसका थिंक टैंक है उसको एनालिसिस करना चाहिए कि मोदी का ग्राफ कहां है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ग्राफ कहां है, उन पर अटैक होने जाहिर तौर पर यानी कि आप अपनी उपलब्धि को बताते हुए आगे मैदान में आओगे या फिर दूसरों की कमियों को बताकर आप जनता को अपने फेवर में लाना चाहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी का, मिथिलेश जैमिनी साहब, अभिनंदन, अभिनव शर्मा जी, रामनारायण मीणा जी और रामलाल शर्मा जी। प्राइम डिबेट में न्यूज 18 राजस्थान के साथ आप सभी जुड़े। फिलहाल इस प्राइम डिबेट में आज इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। नमस्कार।